बैक टू आवर चैनल LTT लेट्स टेक स्टॉक। दिस इज सी श्रुति गुप्ता। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स। अभी हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स क्या होती है और उनका टैक्सेबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें पता है इंडिया में शुरू से ही गोल्ड जो रहा है वो एक इन्वेस्टमेंट का सोर्स रहा है, चाहे वो फिजिकल गोल्ड के रूप में हो या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के रूप में हो। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स होती क्या हैं। जैसे हम अपने इक्विटी शेयर्स में ट्रेड करते हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, हमारा एक डीमैट अकाउंट होता है जिसमें हम अपने सारी इक्विटीज को ट्रेड कर सकते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स के लिए भी हमें एक डीमैट अकाउंट चाहिए होगा जो कि हम BSE में अपनी गोल्ड रिसीट्स के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम अपने फिजिकल गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स में एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स परचेज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स में ही ट्रेड कर सकते हैं, सेल परचेज। एंड नेक्स्ट आता है अपने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स को भी हम फिजिकल गोल्ड में भी कन्वर्ट करा सकते हैं थ्रू वॉल्ट मैनेजर। अब ये वॉल्ट मैनेजर क्या है? ये हमारा सेबी की गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस के थ्रू मैनेजर एस्टैब्लिश होता है और जो भी इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं और गाइडलाइंस अवेलेबल हैं सेबी की गाइडलाइंस में, उसी के अकॉर्डिंग वॉल्ट मैनेजर वर्क करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हम किस डिनोमिनेशन में BSE में ट्रेड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स के लिए, क्योंकि जो गोल्ड है वो काफ़ी अनस्टेबल रेट पे चलता है। अगर हम फिजिकल गोल्ड की बात करें, अगर हम उसकी क्वालिटी की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट रेट्स अवेलेबल है, मगर जो हमारा BSE में ट्रेड होगा वो एक स्पेसिफिक रेट पे ट्रेड होगा और हमारा जो डिनोमिनेशन होगा 1 ग्राम से लेकर 1 kg तक हम ट्रेड कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटम और द क्वांटिटी ऑफ द बजट और द इन्वेस्टमेंट द एसएससी वांट टू मेक। जितना भी उनका बजट है और जितना भी वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, करना चाहते हैं, उसको लेके 1 ग्राम टू 1 kg तक गोल्ड परचेज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट और उसे कन्वर्ट भी करा सकते हैं फिजिकल गोल्ड में। अगर मैं इसको एक क्रक्स में बोलूं तो हम इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स को डीमैट अकाउंट के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं अंडर BSE, जिसमें हम अपने फिजिकल गोल्ड को कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट को और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट को कन्वर्ट कर सकते हैं हम अपने फिजिकल गोल्ड में और हम अपने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स को ट्रेड कर सकते हैं विद इन इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स में। दिस इज हाउ इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स वर्क अंडर BSE थ्रू डीमैट अकाउंट। तो अब बात आती है नेक्स्ट टैक्सेबिलिटी की। हम अपना कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे? कोई भी एसएससी अगर अपनी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करता है, उस ट्रांसफर से हमें कैपिटल गेन होता है, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो अब एक कैपिटल गेन को कैलकुलेट करने के लिए एक तो कैपिटल एसेट होनी चाहिए और दूसरा ट्रांसफर होना चाहिए। कैपिटल एसेट हो गया हमारा गोल्ड, चाहे वो फिजिकल गोल्ड है या फिर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट है। सेकंड है ट्रांसफर हुआ होना चाहिए। तो अब यहाँ पे फिनेंस एक्ट 2023 में प्रपोज किया गया, जो कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट को प्रमोट करने के लिए था, कि अगर हम फिजिकल गोल्ड को EGR में कन्वर्ट करते हैं या फिर EGR को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं, देन दैट कन्वर्जन विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। मतलब उसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा और ना ही कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। कैपिटल गेन कब बनेगा? जब हमारा एक्चुअल सेल होगा, क्या EGR या फिर फिजिकल गोल्ड। तो इसमें 2 पॉइंट्स राइज होते हैं कि इस केस में जब हमने कन्वर्ट किया है जिसमें हमारा कैपिटल गेन नहीं होगा, तो ऐसा कोई केस होता है तो इस केस में हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा और हमारा पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सपोज करते हैं एक एसएससी ने अपने फिजिकल गोल्ड को कन्वर्ट किया है EGR में और फर्दर EGR को सेल किया है। तो इस केस में जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी जब एसएससी ने परचेज किया था अपना फिजिकल गोल्ड एट फर्स्ट प्लेस। मतलब क्योंकि फिजिकल गोल्ड हमारा कन्वर्ट हुआ EGR में, फिर EGR हमारा सेल हुआ, तो जो भी हमारा एट फर्स्ट प्लेस एसएससी ने परचेज किया था वही हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर मैं EGR को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करती हूँ और देन फिजिकल गोल्ड सेल करती हूँ तो उस केस में क्या होगा? उस केस में भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो कि हमने EGR जिस रेट पे परचेज किया था वही हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। तो ये था हमारा कि हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी। तो नेक्स्ट आता है हमारा कि हमारा होल्डिंग पीरियड क्या माना जाएगा, जिसके लिए हमारे को लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है हमें कैलकुलेट करना होगा। तो जो भी हमारा फर्स्ट परचेज होगी, चाहे वो फिजिकल गोल्ड है चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट है, वहीं से हमारा पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्ट होगा। सपोज करते हैं एक एसएससी है जिसने फिजिकल गोल्ड को कन्वर्ट किया EGR में और EGR को फर्दर सेल किया। एट द टाइम ऑफ सेलिंग जो भी हमने फिजिकल गोल्ड जब परचेज किया था वहीं से हमारा पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्ट हो जाएगा
और ऐसे ही अगर मैंने EGR परचेज किया, फिर उसको कन्वर्ट किया फिजिकल गोल्ड में, फर्दर फिजिकल गोल्ड को सेल किया, तो जिस डेट को मैंने अपना EGR परचेज किया था वहीं से मेरा पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्ट होगा। तो इस तरह से हम अपना कैपिटल गेन कैलकुलेट कर सकते हैं बाय कंसीडरिंग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड देन पीरियड ऑफ होल्डिंग। आई होप आपको ये अनदर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट समझ आया होगा, और फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।